नमस्कार दोस्तों, ज्ञान साम्राज्य में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार सिंह। और हम लोग आज यूपी पीजीटी टीजीटी इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अर्थात 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, उसमें से एक गलत है, तो इसी को हमको छांटना है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया गया, जहांगीर के सामने क्या है? विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी है अकबर, सर थॉमस रो। ऑप्शन सी क्या है? शाहजहां, ट्रेवनियर। और ऑप्शन डी क्या है? औरंगजेब, मनुची। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? वो आप लोग देखिए, आशा करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। अब चलिए इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए जहांगीर के सामने क्या दिया गया? विलियम हॉकिंस। तो ये उत्तर आपका सही होगा। जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस भारत आए थे। ये लगभग 1607 ईस्वी में भारत आए थे। तो ये आपका सही है। ऑप्शन बी देखिए अकबर के सामने क्या दिया गया? सर थॉमस रो। तो आपका ये उत्तर गलत होगा। अकबर के आपका समकालीन कौन थे? तो अकबर के समकालीन कौन थे? अक्का, बीवा और मॉन्सरेट। तो अब यहां प्रश्न क्या उठता है कि सर थॉमस रो किसके समकालीन थे? तो फिर सर थॉमस रो जो समकालीन थे वो थे जहांगीर के। ये सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। वो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। अर्थात ऑप्शन बी आपका गलत है। अब देखिए ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं, शाहजहां के सामने क्या दिया गया? ट्रेवनियर। तो आपका ये उत्तर सही होगा। ऑप्शन डी देखिए औरंगजेब के सामने क्या है? मनुची। तो ये भी सही है। अर्थात इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है हमको छांटना था, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। अब बाकी ये सारे सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जो शिष्टमंडल लंदन गया था महिला मताधिकार की मांग के लिए, तो उसका नेतृत्व कौन किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरला देवी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। जो महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाला शिष्टमंडल था, उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू की थी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी भरूच, ऑप्शन सी कैम्बे, ऑप्शन डी सूरत। तो मक्का द्वार किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो होगा सो होगा ऑप्शन डी सूरत को। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो आपके सामने सूची 1 देखिए और सूची 2 देखिए और इसको मिलान कीजिए। देखिए ए में क्या दिया गया? इक्ता। तो इक्ता जो प्रथा था ये किस में था? तो मराठों में था, दिल्ली के सुल्तान में था, मुगल में था या विजयनगर में था। तो हम लोग मिलान करते। देखिए इक्ता जो प्रथा है ये दिल्ली के सुल्तानों ने चलवाया था। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं जो बी में दिया गया जागीर, ये जागीर जो था ये मुगल काल में चलता था, जागीर देने की प्रथा। उसी प्रकार हम लोग सी देखते हैं। सी में क्या दिया गया? अमरम। तो अमरम जो है से ये विजयनगर साम्राज्य में अमरम प्रथा चल रहा था। वहीं ऑप्शन डी देखिए क्या दिया गया? मोकासा। जो मोकासा है ये मराठों में ये प्रथा प्रचलित थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों
वो क्या होगा चौथा का? चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो मिलान करके। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो इसको काल में सजाना कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया? पहला में अहल्याबाई, दूसरा में है दुर्गाबाई, तीसरा में है पद्मिनी और चौथा में है ताराबाई। तो इसका मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कीजिए। देखिए तो सबसे पहले कौन होगा? इसमें जो होगा पद्मिनी। जो पद्मिनी है ये आपकी 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में इनका ये जन्म हुआ है। वहीं इसके बाद अगर हम देखते हैं पद्मिनी के बाद अगर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। तो दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा दुर्गावती। दुर्गावती का जो है पीरियड है ये है 1524 से लेके 1564 ईस्वी तक। उसके बाद अगर हम तीसरा देखेंगे कि तीसरे नंबर में कौन होगा कालक्रम में, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर में जो होगा वो होगा ताराबाई। ये तीसरा नंबर में हो जाएगा। तो ताराबाई का जो पीरियड है वो है 1675 से लेके 1761 तक। और फिर लास्ट में जो होगा चौथे नंबर पर होगा तो होगा अहल्याबाई। तो अहल्याबाई का जो पीरियड है ये क्या है? 1725 से लेके 1795 तक। तो आप लोग इसके द्वारा मिलान कर सकते हैं। देखिए पहले कौन सा होगा? तीसरा होगा। उसके बाद कौन सा होगा? दूसरा होगा। उसके बाद कौन सा होगा? चौथा होगा। उसके बाद कौन सा होगा? पहला होगा। अर्थात इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने। देखिए छठा प्रश्न क्या दिया गया है? छठा प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हरराय और ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी गुरु अंगद। किनको नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। ये देखिए ये गुरु नानक के बाद सिखों के ये दूसरे गुरु थे, और इन्होंने ही पंजाबी लिपि गुरुमुखी के जन्मदाता इनको माना जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 7वां प्रश्न होगा। देखिए 7वां प्रश्न क्या है? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी लक्ष्मण दास, ऑप्शन सी द्वारका दास, ऑप्शन डी हरनाम दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। ये एक क्षत्रिय राजपूत परिवार से थे, और ये कहाँ से थे? ये जम्मू कश्मीर से थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है। 8वां नंबर का प्रश्न क्या है? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सलहार, ऑप्शन डी शिवनेर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सलहार। ये जो सलहार का युद्ध था ये 1672 ईस्वी में हुआ था। इसी में शिवाजी ने मुगल सेना को हराया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 9वां नंबर का प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की जब कैद से भागे तो उस टाइम वे कौन से नगर में कैद थे? तो आपका सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। वो कहाँ कैद थे? आगरा में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए तारापीठ, ऑप्शन बी ललितादित्य,
मुक्ता पिंड, ऑप्शन डी अवंती वर्मन, ऑप्शन डी दीदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन बी ललितादित्य मुक्ता पिंड। ये कारकोट वंश के राजा थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न जो है वो देखिए क्या है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर को सही क्रम में चुनिए। जो भू राजस्व की दर है ये विभिन्न राजाओं के समय क्या थी, तो उसको हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन के शासनकाल में जो राजस्व दर था वो 1/2 था। तो इसमें 1/2 देखिए कहाँ कहाँ है। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पहला जो आपका मिल रहा है वो किस में है? ऑप्शन ए में है। तो इसका मतलब यही सही होगा। लेकिन हम लोग अब आगे भी देख लेते हैं। अगला क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी जो भू राजस्व दर था वह 1/2 था। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अकबर के समय कितना था? 1/3 था, 1/3 था भू राजस्व दर। और आपका औरंगजेब के समय 1/2 था। तो इसका सही उत्तर जो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है खिदमती क्या था? 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि खिदमती क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां भाग, ऑप्शन बी वस्तुओं के खरीद और बिक्री पर देकर, ऑप्शन सी है पराजित सरदारों द्वारा देकर, ऑप्शन डी है हिंदुओं के से लिया जाने वाला एक गिरह कर। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? पराजित सरदारों द्वारा देकर था ये। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ये किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय जो हैं सो ये कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 14वां नंबर प्रश्न क्या है? मलिक अंबर निम्नलिखित में से किस एक राज्य का प्रधानमंत्री था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी खानदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए अहमदनगर। मलिक अंबर जो है सो अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। अर्थात जो यात्री भारत आए हैं वो कहाँ किस किस देश से आए थे यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका दिया गया है वो बारबोसा। तो बारबोसा कहाँ से आए थे? तो बारबोसा जो है सो आए थे पुर्तगाल से। बारबोसा कहाँ से आए थे? तो ये पुर्तगाल से आए थे। तो उसके बाद देखिए दूसरा निकोलो कोंटी, ये कहाँ के थे? तो ये इटली के थे। निकोलो कोंटी कहाँ से आए थे? भारत, इटली से। उसके बाद देखिए तीसरा अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो हैं सो ये कहाँ के थे? तो ये ईरान से भारत आए थे। अब बच गए हमारे कौन? निकितन। ये निकितन रूस से आए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या है? देखिए ऑप्शन सी, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अर्थात बारबोसा जो थे वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के। निकोलो कोंटी कहाँ के थे? इटली के। अब्दुल रजाक कहाँ के थे? ईरान के। और निकितन रूस के। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी?
ऑप्शन ए लेखाधिकारी के रूप में, ऑप्शन बी शाही अंगरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी महल की रचिकाओं के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी रूपों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ये जो सारी हजारों जो महिलाएं थी ये किस रूप में सेवारत थी? तो शाही अंगरक्षक के रूप में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 17वां नंबर का है, राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैष्णव। कृष्णदेव राय का जो धर्म था वो वैष्णव था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? ऑप्शन ए गंगाधर, ऑप्शन बी ईश्वर दास नागर, ऑप्शन सी महेरा, ऑप्शन डी देवी श्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी ईश्वर दास नागर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कौन दरोगा ए तोप खाना के नाम से जाना जाता था? तो दरोगा ए तोप खाना के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन ए मुहत्सिब, ऑप्शन बी मीर आतिश, ऑप्शन सी सिकदार, ऑप्शन डी मीर बख्शी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मीर आतिश। दरोगा ए तोप खाना के नाम से कौन जाना जाता था? तो मीर आतिश। वहीं देखिए मुहत्सिब जो है सो मुगल काल में लोक आचरण को बनाए रखने का कार्य करता था, और ये जो सिकदार है यह परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, और मीर बख्शी मुगल काल में सेना का प्रधान होता था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा 20वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, अब्दुल हमीद लाहौरी अधोलिखित किस शासक के शासन काल में एक राजकीय इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ये कौन से शासक के शासन काल में राजकीय इतिहासकार थे? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शाहजहां। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है सो शाहजहां के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार के रूप में नियुक्त हुए थे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 21वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ऑप्शन ए राजा सोलोमन, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद गजनवी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये जो फिरदौसी हैं ये किसकी शोभा बढ़ाते थे? तो सुल्तान महमूद गजनवी की। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किया गया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क से छूट प्राप्त थी? इसको क्या कहा गया था? तो इसको दस्तक कहा गया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? 9 रत्न में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी बैजू बावरा, ऑप्शन डी टोडरमल। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन
सी बैजू बावरा। बैजू बावरा जो है सो नवरत्नों में शामिल नहीं था। बाकी बीरबल, रहीम और टोडरमल ये नवरत्न में शामिल थे और बैजू बावरा शामिल नहीं थे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है, ये किस युद्ध के बाद ये कहा गया था? तो ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ये कथन अंग्रेजों द्वारा कब कहा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है, किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्यु दंड दिया गया? बहादुर शाह जफर, शाहजहां, फर्रुखसियर और रफीउद्दौला। किसके आदेश पर मृत्यु दंड दिया गया बंदा सिंह को? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, फर्रुखसियर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वे चारों पशुओं कौन से हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए में चीता, गेंडा, भैंस, अश्व, ऑप्शन बी चीता, गेंडा, सर्प, वृषभ, ऑप्शन सी गेंडा, सर्प, वृषभ, ऑप्शन डी चीता, गेंडा, भैंस, हाथी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आप लोग देखिए, इसका जो सही उत्तर क्या होगा वो होगा ऑप्शन डी, चीता, गेंडा, भैंस और हाथी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 28वां नंबर प्रश्न क्या है, हाँ, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? मेसोपोटामिया के साथ जो सैंधव व्यापारियों का व्यापार होता था वो कौन सा बंदरगाह के साथ होता था? ऑप्शन ए एलम, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी मेहुल्ला, ऑप्शन डी दिलमन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी दिलमन के साथ होता था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालदेव पुत्र कौन था? ऑप्शन ए भौमराज राजा, ऑप्शन बी पाल राजा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन डी शैलेंद्र राजा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी शैलेंद्र राजा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए कामसूत्र, ऑप्शन बी मानव धर्मशास्त्र, ऑप्शन सी शुक्र नीति शास्त्र, ऑप्शन डी नारद स्मृति। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी नारद स्मृति। पुनर्विवाह की अनुमति किसमें दी गई? तो नारद स्मृति में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी उदयगिरी अभिलेख, ऑप्शन सी एरन अभिलेख, ऑप्शन सी डी देवपाड़ा अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी एरन अभिलेख। ये एरन जो अभिलेख है दोस्तों ये गुप्तकालीन अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी का है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के पश्चात भारतीय व्यापारियों द्वारा व्यापार के लिए केंद्रित स्थान था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है?
तो ए है रेसलपुर, ऑप्शन बी में है आपका धौलावीरा, ऑप्शन तीसरा में है लोथल और चौथा में है रोजदी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 33 का, वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा रेसलपुर और धौलावीरा, जो कि कच्छ प्रदेश में स्थित है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पई स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालीबंगन में। ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई खुदाई में? तो कालीबंगन से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, अब अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? जो यहाँ दिया गया उसमें सुमेलित नहीं है। पहला में है कल्पसूत्र भद्रबाहु, अर्थात कल्पसूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु। ऑप्शन बी में है भद्रबाहु चरित्र को रत्ननंदी, ऑप्शन तीसरा है रत्नमलिका को अमोघ वर्ष, और चौथा है कविराज मार्ग हेमचंद्र। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन गलत है उसको देखना है हम लोग को। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन तीसरा होगा, तीसरा होगा। कौन सा है? अर्थात भद्रबाहु चरित्र रत्न नंदी, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सब अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियों अंकित करवाई? चांदी के सिक्के पर तिथियों को अंकित करवाने वाला कौन था? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षत्रप, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी पश्चिमी क्षत्रप। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीचे कुछ प्राचीन काल के राजवंशों के नाम दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में है औलिकर, ऑप्शन बी वकटक, ऑप्शन सी सुंग, ऑप्शन डी में क्या है कुनिंद। तो इनमें से किसके सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? जो भी राजवंश के नाम दिए गए इसमें सिक्के किनके प्राप्त नहीं हुए, कौन से राजवंश के? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? अलौकियर और सुंग राजवंश, अर्थात पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देखिए कहाँ है? ऑप्शन डी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीसा का सिक्का चलाया था किसने चलाया था? सातवाहनों, हिंद यवन, मौर्यों, नंदों ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए सातवाहनों ने और हिंद यमन ने सीसा का सिक्का चलवाया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी HD संकालिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी तरह के आप और भी क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।